हेलो क्लास 10th एनालिसिस स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हमने टॉप 5 क्वेश्चन की सीरीज़ जो थी वो रोक दी थी और हमने चैप्टर से स्टार्ट कर दिए थे। और फिर से मैं आपको बता दूं कि टॉप 5 क्वेश्चन की सीरीज़ होती है हमारे पेड कोर्सेज़ में होती है, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो जाकर ज़रूर कर लीजिएगा। मैंने कहा कि पब्लिक एग्ज़ाम में मैं गारंटी आप लोगों को पास कराऊँगा, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी डाउट हो, आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट में पूछ सकते हैं, जो भी सवाल हो, ठीक। चलिए, तो आप लोगों के बहुत कहने पे मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए फिर से बना दी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एनआईओएस के क्लास 10th के, ठीक है। चलिए, सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आतंकवाद से आप क्या समझते हैं? भारत ने आतंकवाद से निपटने के लिए किन रणनीतियों को अपनाया? देखिए, इसको रिवाइज कर लेते हैं। बाकी 4 क्वेश्चन नए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है और हमने इस क्वेश्चन पे पहले भी बात की है। मैंने कहा था कि आतंकवाद जो होता है वो एक आपराधिक गतिविधि है जिसका सिर्फ उद्देश्य डर का माहौल बनाना होता है और राजनीतिक रूप से ना वो बस लोगों पर अपना हक जताना चाहते हैं, ठीक है। और इसमें कई बार नागरिकों पर घातक हमला किया जाता है और यह एक आपराधिक कार्य है, ठीक है। उदाहरण के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था जिसे 26/11 के नाम से जाना जाता है। और मैंने आपको अमेरिका के अंदर 9/11 की घटना भी बताई थी, ठीक है। चलिए, सो इसमें 3 जो कदम मैंने आपको बताए थे रोकने के लिए। तो पहला जो मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था कि इसके अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की जो गठन हुआ था। एनएसजी मतलब होता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इसमें आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए बनाया गया था। इसके अंदर सेना होती है, वो सेना बहुत ज़्यादा क्या होती है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होती है और वही समाज के अंदर एक शांति स्थापित करती है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एनआईए का गठन होता है, ठीक है, 26/11 के आतंकवादी हमले के बाद, जिसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय जांच एजेंसी। अब एनआईए का मतलब होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर इन्वेस्टिगेट होता है कि किस तरीके से आतंकवादी आते हैं। और या फिर पहले ही बता देते हैं कि भाई एनआईए, जैसे आपने कई बार सुना होगा, एनआईए ने इसको पकड़ लिया, एनआईए ने उसको पकड़ लिया, तो उनको जिस पे भी डाउट होता है उस पर वो पूछताछ कर सकते हैं। चलिए, तो थर्ड है FATF, ये इंटरनेशनल लेवल पे होती है और इसका मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। इनका काम ही आतंकवाद को रोकने के लिए है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए, तो इसके बाद हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ और सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने जनजातीय विद्रोह की शुरुआत कैसे हुई और 3 जनजातीय विद्रोहों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, जनजातीय विद्रोह का मतलब होता है, जनजातीय विद्रोह मतलब छोटे छोटे जो जातियों में विद्रोह होते हैं ना, उनकी बात कर रहा है। और जनजातीय विद्रोह की शुरुआत होती है, जनजातीय समूह भारतीय जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है और अंग्रेजी नीतियाँ जनजातीय समाज के लिए बहुत हानिकारक रही है हमेशा से। और अंग्रेजों ने इनका सख्ती से दमन करके उन्हें अपराधी और समाज विरोधी घोषित कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, जो भी ग्राउंड लेवल पे दिखते थे अंग्रेजों को, उनको तो वो नागरिक मानते थे, मगर जो जंगलों के अंदर रहते हैं ट्राइब्स वगैरह, उनको वो नागरिक मानते ही नहीं थे, उनको वो घुसपैठिया या आतंकवाद मानते थे, ठीक है। और इसका खामियाजा उन लोगों को होता था जो कि अपने ट्राइब के अंदर रहना पसंद करते थे, जो कि जंगलों में रहना पसंद करते थे। और इसीलिए, और इनको अंग्रेज़ों को तो उनकी संपत्ति पर कब्जा करना था, इसीलिए उन्हें कई बार वो जेल में डाल दिया करते थे और कई बार वो फांसी पर लोगों को चढ़ा दिया करते थे। इसके 3 बड़े, जब मैं आपको बताऊँगा 3 बड़े विद्रोह की बात करता हूँ जब मैं, तो इसके अंदर पहला आपको भीम का दिखेगा, भीलों का विद्रोह देखने को मिलेगा। और भील का जो विद्रोह है ना, वो आपको आज भी ये जाति आपको देखने को मिलेगी। ज़्यादातर ये आपको महाराष्ट्र, गुजरात के अंदर देखने को मिलेगी। और 1818 में ये अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गए और भीलों ने उन्हें विदेशी माना और बाजीराव द्वितीय के बागी मंत्री त्रिम्बकजी के उकसाने पर उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया, ठीक है। तो भीलों को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला और मराठा जो थे वो भीलों के साथ मिलकर इनसे लड़ते थे, ठीक है। दूसरा होता है कोल विद्रोह, जो कि 1831 से 32 के बीच में हुआ। छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था, जो कि सिंह भूमि में कोलों को स्वायत्तता प्राप्त करने के लिए ये किया गया था, ठीक है। मगर अंग्रेज़ों के आने से उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरा हो गया, तनाव पैदा हो गया, इसलिए कोल जनजाति ने विद्रोह शुरू कर दिया, ठीक है। अगला आता है मोपला विद्रोह, जिसे मैपिला विद्रोह भी कहा जाता है। इसमें हम देखते हैं कि मैपिला जो विद्रोह है वो भाड़े पर खेतीबाड़ी करने वाले भूमिहीन मजदूर और मालाबार क्षेत्र के मछुआरे मुसलमान थे। मालाबार क्षेत्र पर अंग्रेज़ों के अधिकार करने और नए भूमि के कानूनों के साथ ज़मीनों के मालिक द्वारा अत्याचारों ने मैपिला लोगों को अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़ा कर दिया, ठीक है, उकसा दिया। मैपिला लोगों के दमन में अंग्रेज़ों को बहुत
बहुत ज़्यादा क्या लगा, बहुत समय लगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि साक्षरता अभियान क्या है। अगला क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। ठीक है, अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज करके जो कॉर्नर में दिख रहे हैं आप मुझसे ये PDF ले सकते हैं और हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप के अंदर ये PDF मैं डाल दूँगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है साक्षरता अभियान क्या है और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न रणनीतियों का वर्णन करें। ठीक है, तो राष्ट्रीय साक्षरता जो अधिनियम है, अभियान है, वो 1988 में शुरू होता है और इसका उद्देश्य 15 से 35 वर्ष के अनपढ़ लोगों को काम चलाऊ साक्षरता देनी चाहिए जिससे वो साइन करना जानते हो। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने अशिक्षित समुदाय को शिक्षित बनाने के लिए ये काम किया था। इनके 3 आयाम की बात करूँ मैं तो अब हम बात करेंगे कि साक्षरता प्रदान की जाए, मगर इसके लिए 3 रणनीतियाँ कौन कौन सी थी। पहली तो थी कि शिक्षा के आयामों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे, यानी कि शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए। दूसरा, गांव के पढ़ाई के लिए पुस्तकालय और कमरों की व्यवस्था की जानी चाहिए। और तीसरा, साक्षरता को सतत चलने वाली प्रक्रिया बनानी चाहिए, कभी चालू और कभी बंद वाली गतिविधि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला सशक्तिकरण क्या है और महिला सशक्तिकरण के लिए 3 कदम कौन कौन से उठाएँ उसकी बात करते हैं। पहली बात तो है महिला सशक्तिकरण का मतलब होता है महिलाओं को शक्तिशाली बनाना, जिसका मतलब होता है कि प्रत्येक जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के अंदर फैसले वो स्वयं से ले सकते हैं, परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती है। और संविधान महिलाओं को न केवल समानता का दर्जा देता है बल्कि राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक फैसले लेने की भी अनुमति देता है, यानी शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, चलिए उसको उठाने के कुछ कदम बताऊँ मैं। पहले तो आर्थिक शक्तिकरण की बात कर रहा हूँ मैं। आर्थिक शक्तिकरण का मतलब होता है कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली सारी महिलाओं की आवश्यकताओं को पूरा करना, ये था। दूसरा है श्रम विधायन, सामाजिक जो सुरक्षा है, कृषि है, वस्त्र उद्योग में सहायक सेवाएं, इन सब में महिलाओं को सहायता प्रदान करना। तीसरा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी, पूर्ण सहयोग करना। ठीक है, कुल मिला के ये मान लो आर्थिक रूप से यानी पैसों के रूप से महिलाओं को शक्तिकरण देना। ठीक है, अगला आता है सामाजिक शक्तिकरण। सामाजिक शक्तिकरण की जब मैं बात करता हूँ तो महिलाओं को रोजगार देना, व्यवसायी तकनीकी हुनर देना, ये पहला काम होना चाहिए। दूसरा है महिलाओं के लिए कुपोषण और बीमारी जैसे खतरों से दूर करना। ठीक है, तीसरा है महिलाओं के विरुद्ध हर प्रकार की शारीरिक व मानसिक हिंसा को मिटा देने पर उच्च प्राथमिकता। ठीक है, तो ये सामाजिक सशक्तिकरण का था। अगला है कि राजनीतिक सशक्तिकरण की बात करूं तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन में 33% आरक्षण महिलाओं को दे रखा है और ये बहुत बड़ी बात है और इससे भी कहीं ना कहीं सशक्तिकरण देखने को मिलता है हमें। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला है महिलाओं के लिए लोकसभा तथा विधानसभा दोनों जगह पे सीटें आरक्षित करना। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियों के रूप में जातिवाद, सांप्रदायिकता एवं धार्मिक कट्टरवाद का वर्णन करें। चलिए तो मैं बात कर रहा हूँ। पहली बात तो देखिए, भारतीय लोकतंत्र जातिवाद, सांप्रदायिकता एवं धार्मिक कट्टरवाद जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना हम कब से कर रहे हैं। ठीक है, इससे लोकतंत्रीय प्रणाली की कार्यशीलता एवं स्थिरता कमज़ोर होती है। ठीक है, यानी कि भारत के अंदर जातिवाद, सांप्रदायिकता और धार्मिक कट्टरता बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, हम देख रहे हैं। ठीक है, अब ये सबसे बड़ी बात करती है, इसमें भारतीय लोकतंत्र को चुनौती बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे जातिवाद में हमने बात की है घृणित अमानवीय पहलू, छुआछूत की बात की थी मैंने, उसमें मैंने बताया कि संवैधानिक प्रतिबंध है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, निचली जाति और दलितों को अलग ही देखने को मिलता है, शिक्षा में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मिलती है, समाज में देखने को मिलती है। मैं गांव की बात कर रहा हूँ, आज शहरों में तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, मगर आज भी गांव के अंदर जातिवाद बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। वहाँ लोकतंत्र इसलिए अपना पैर नहीं पसार पा रहा क्योंकि वहाँ पे आज भी जातिवाद देखने को मिलता है। ठीक है, उनको चाहिए समानता, अभिव्यक्ति, संघ बनाने की स्वतंत्रता, चुनावी स्वतंत्रता, प्रक्रिया, ठीक है, स्वतंत्र मीडिया, प्रेस, है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। बट ऐसे में जातिवाद क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं वो जो लोकतंत्र है उसमें खतरा पैदा कर रहा है। ठीक है, अगला सबसे बड़ी बात कर रहा हूँ सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता ने सबसे ज़्यादा परेशान कर रखा है। ठीक है, सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है, अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता के अंदर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे भारत के अंदर हम देखते हैं कि सांप्रदायिकता बहुत बड़े लेवल पे बढ़ चुकी है, जिसके अंदर हम हिंदू मुस्लिम के कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं। ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट भी बड़े लेवल पे होते हैं। ठीक है, सामुदायिक दंगे देखने को मिलते हैं हमें। 1991 में देख लीजिए, 2001 में देख लीजिए, 2002 में देख लीजिए, और आज भी हमारे आसपास कई सारे हिंदू मुस्लिम के दंगे देखने को मिलते हैं और ये है सांप्रदायिकता। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं धार्मिक कट्टरवाद की बात आती है। चाहे धार्मिक कट्टरवाद में हर किसी की बोलूँगा, सिर्फ मुस्लिम नहीं, हमारे हिंदुओं में भी होता है। जैसे आजकल आप देख सकते हैं न्यूज़ मीडिया में देख रहे हैं कि कावड़ वाले बहुत ज़्यादा लाइक
कावड़ वाले में देखते हैं आप लोग कि कई सारे ट्रैफिक रूल का वो बहिष्कार करते हैं, ठीक है, ट्रैफिक रूल का कुछ भी नहीं दिखता, मतलब संविधान को ना वो समय हिला देते हैं जब भी ये कावड़ यात्रा शुरू होती है, ठीक है। बहुत से लोग, ठीक है, मैं सारे कावड़ यात्रा वाले को नहीं बोलूँगा, मगर कुछ कावड़ यात्रा आपने इससे देखी होगी जिसके अंदर वो लोग क्या करते हैं, धर्म की आड़ में वो क्या करते हैं, वो उपद्रव मचाते हैं, ठीक है। तो ताकतों को धर्म एवं राजनीति दानों का शोषण करना, ठीक है। कट्टरवाद एक विचारधारा की तरह कार्य करती है जिसमें रूढ़िवादी वापसी की वकालत करता है और धर्म की कट्टरता की बात करते हैं, ठीक है। धार्मिक कट्टरता का मतलब होता है कि अपने धर्म को सर्वोपरि मान के दूसरे धर्म को नीचा दिखाना, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये धार्मिक कट्टरतावाद आज के समाज में हमने बहुत सारे ग्रुप में देखने को मिलता है हमें, ठीक है। तो ये थे आपके टॉप 5 क्वेश्चन। इसके बाद हम मिलेंगे फिर से वीडियो में अगला, जिसके अंदर हम चैप्टर करेंगे, जिसको भी फिर से मैं बोल रहा हूँ, जिसको भी यही टॉप 5 क्वेश्चन रोज़ करने हैं वो हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें भी थोड़ा डिस्काउंट चल रहा है, आप लोग मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं डिस्काउंट के बारे में, ठीक है। तो जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन पूछना है, जो भी प्रॉब्लम है, इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।